हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में आपको संयोजी उत्तक के बारे में बताया था और संयोजी उत्तक के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया था। हमने बताया था आपको कि संयोजी उत्तक वास्तव में क्या करता है। तो ये एक कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब जोड़ने वाले उत्तक होते हैं जो शरीर के एक हिस्से को दूसरे भागों से हमें जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी उत्तक में हमने उपास्थि तक की बातों को जाना था। संयोजी उत्तक में दो पार्ट और थे जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, और वो थे आपके अस्थि और आपके तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तो देखते हैं अस्थि और तरल संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अस्थि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, अस्थि। अस्थि का मतलब आम भाषा में हम कहें तो हड्डी। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे अस्थि में संयोजी उत्तक। अस्थि में संयोजी उत्तक मतलब ऐसा कनेक्टिंग टिश्यू जो क्या हो, अस्थि से बना हुआ हो, जो हड्डियों से बना हुआ हो। तो वैसे संयोजी उत्तक को हम क्या कहते हैं, अस्थि में संयोजी उत्तक। अब बात आती है कि अस्थि में संयोजी उत्तक है, तो फिर बात आती है कि अस्थि किन चीजों से बना होगा, क्योंकि अस्थि ही तो संयोजी उत्तक का काम कर रहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अस्थि किससे बना होगा। ठीक है, पहले किसकी चर्चा कर लेते हैं, अस्थि की। तो अस्थि की अगर बात कीजिएगा तो अस्थि वास्तव में बनता है किससे है, तो मेनली इसके अंदर जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, मेनली क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अबाउट 80 to 85% आपको मिलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा मिल जाएगा आपको क्या, कैल्शियम का कार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे। या फिर इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा अन्य पदार्थ, अन्य जो होंगे पदार्थ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से क्या मिल गया, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य पदार्थ, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारा अस्थि। और यही अस्थि क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर दो पार्टों को जोड़ने का काम करेगा और ये ठोस रूप में रहेगा। मैंने बताया था कल की अस्थि का ही एक छोटा भाई, बिल्कुल छोटा टुकड़ा होता है जिसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि वास्तव में हमारे बॉडी के अंदर जनरली क्या करता है, जोड़ों पे काम करता है, या फिर पतली पतली जैसे कान की है, नाक की है। तो इन जगह पे जो मुलायम हड्डी है वह उपास्थि के फॉर्म में काम करता है। लेकिन जो बॉडी के अंदर हार्ड बोन है, जो कठोर आवरण है, पूरी बॉडी का कंकाल तंत्र है, वह कंकाल तंत्र किससे बना होगा, अस्थि से। और अस्थि में मेनली क्या मिलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और इनसे रिलेटेड अन्य पदार्थ आपको इसमें शामिल मिल होगा। क्लियर है आप लोगों को। अब बात यह आती है कि अस्थि में संयोजी उत्तक जब इतना ज्यादा मजबूती देगा, हमारे शरीर में कनेक्टिंग का काम करेगा, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थि में संयोजी की बात करें, अर्थात की अस्थियों की बात करें, तो अस्थि भी दो तरह के मिलेंगे हमें। ठीक है, कैसा मिलेगा, एक तो मिलेगा आपका कॉम्पैक्ट, एक कैसा मिलेगा, कॉम्पैक्ट। मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, जो बिल्कुल कड़ा हो, बिल्कुल कसा हुआ, जिनके अंदर लचीलापन नहीं हो, मतलब बिल्कुल हार्ड बॉन्ड में हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो। ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्पॉन्जी। दूसरा कैसा होगा आपका, स्पॉन्जी। क्लियर है, अर्थात कि एक तो होगा कॉम्पैक्ट, बिल्कुल पैक होगा, और एक होगा स्पंजी। दोनों में क्या होगी, इन दोनों में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, दोनों में कोशिकाएं जो होती है उनके बीच, कोशिकाएं होती है उनके बीच क्या मिलेंगे, हमें रंध्र देखने को मिलेगा, रंध्र मिलेगा। क्लियर है, लेकिन रंध्र मिलेगा भी तो कॉम्पैक्ट वाला जो होगा इनमें कम रंध्र मिलेगा, कम रंध्र होगा। लेकिन क्या होगा, स्पॉन्जी जो होगा इनमें रंध्र जो होंगे बड़े होंगे, रंध्र बड़ा होगा। क्लियर है आप लोग को, मतलब क्या, कम रंध्र और इसमें रंध्र जो होगा बड़ा होगा, मतलब छोटे रंध्र और बड़े रंध्र की बात है। उसके बाद क्या होगी कि स्पंजी जो होगा इनकी नलियां पतली पतली होंगी, नली पतली होंगी, और इनकी नली अपेक्षाकृत थोड़ी सी मोटी होगी। नलिकाएं जो होंगी, नली या जो नलिका होंगी वो पतली होंगी, लेकिन क्या इनकी अपेक्षा कम, अर्थात स्पंजी की अपेक्षा कम कॉम्पैक्ट में।
क्लियर है? मतलब क्या कि यह दोनों फॉर्म जो होगा आपका क्या करेगा, एक दूसरे को जोड़कर तब यह हड्डी बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फोटो बनाते हैं, मान लीजिए कि ये हड्डी का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, ये हड्डी का मान लीजिए स्ट्रक्चर है। तो इसका जो बीच वाला भाग है आपका, ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट अस्थि हो जाएगा। और जो ये साइड वाला अंदर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या दिख जाएगा, ये दिखेगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा आपका स्पंजी, स्पंजी हो जाएगा। और बीच में जो छोटे छोटे पार्ट आपको ये दिख रहे हैं आपको, ये हो जाएगा आपका अस्थि गुहा है। जो नलियां दिखेंगी आपको, ये नलियां होंगी आपकी अस्थि गुहा, अर्थात की मज्जा गुहा। क्या होंगी, मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा के अंदर जो पाया जाएगा वह क्या पाया जाएगा, अस्थि मज्जा। क्या मिलेगा हमें, अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त वाहिनी मिलेगी हमें, यानी कि रक्त वाहिनी मिलेगी, रक्त केशिका मिलेंगी हमें, रक्त केशिका, रुधिर वाहिनी मिलेगी हमें, रुधिर वाहिनी मिलेगी। तो इन सभी की तरह की स्ट्रक्चर जो हमें कहा मिलेगी, अस्थि मज्जा के अंतर्गत मिलने वाली है। क्लियर हो रहा है बात आप लोग को? मतलब क्या, जो हड्डी बनेगा, बोन जो बनेगा, वह वास्तव में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। लेकिन इसके अंदर जो आइटम बनेंगे, ये भी दो तरह के आइटम बनेंगे, एक तो कॉम्पैक्ट टाइप का और एक बनेंगे आपका स्पंजी टाइप का। कॉम्पैक्ट वाला थोड़ा सा हार्ड बॉन्ड का लेयर होगा, बाहरी लेयर होगा, और थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड बॉन्ड होगा, मतलब बाहर से कवर करके रखेगा। और क्या होगा, स्पंजी जो होगा उसके अंदर गद्दे की तरह काम करेगा। कनेक्शन में किसका काम करेगा, गद्दे की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपके बाहर की तरफ कॉम्पैक्ट वाला। और अंदर आपका क्या हो गया, ये वाला जो हिस्सा है आपका बीच वाला जो खाली खाली व्हाइट दिख रहा है आपको, ये स्पंजी लेयर हो गया। और अंदर पाया जाएगा आपका मज्जा गुहा, बीच वाला ये लेयर। और इस मज्जा गुहा में आपको मिलेगा क्या, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में आपको तंत्रिका कोशिका, रक्त केशिका, रुधिर वाहिनी, मतलब पूरी कनेक्शन जो होगी आपकी इस अस्थि मज्जा से, कनेक्शन जो होगा पूरे बॉडी के पार्ट्स का कनेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन, अस्थि नलिका। आपका क्या हो गया, ये अस्थि संयोजी ऊतक हो गया। क्लियर? अब क्या होता है कि कभी कभी हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो जान लीजिए आप। वो क्या देखने को मिलती है कि इनके अंदर जो कंपैक्ट होता है, कंपैक्ट में पाया जाता है एक नलिका जिसका नाम बहुत फेमस है, हर्वेसियन नलिका। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा हेवर्सियन नलिका। तो ये मिलेगी कहां, तो कॉम्पैक्ट अस्थि में ये आपको मिलती है क्या, हेवर्सियन नलिका। और ये वास्तव में हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, आपकी यह जो आपका हेवर्सियन नलिका होती है ये, तो ये मिलेगी कहां में, कॉम्पैक्ट अस्थि के अंदर। तो ये आपका कुल मिला के देखें तो ये हमारे बॉडी के अंदर अन्य पार्टों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये आपका संयोजी ऊतक का एक हिस्सा है। क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तो जान लेंगे अब इसकी आखिरी है ना जी, किसके बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग रुधिर के बारे में, जो कि तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक का आखिरी, संयोजी ऊतक आपका तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो पदार्थ तरल अवस्था में हो और वो ऊतक जो संयोजी ऊतक की तरह काम करे, तरल भी हो और संयोजी भी हो, मतलब जोड़ने वाला भी हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तरल संयोजी ऊतक। क्लियर है? अब तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है कौन सा ऐसा द्रव पदार्थ होगा जो हमारे बॉडी में कनेक्शन करने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा, और वो अवस्था कौन सा होगा, तरल अवस्था होगा। तो तरल अवस्था में कनेक्शन कौन करेगा, ये जानने वाली बात है। ठीक है, अर्थात कि तरल संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी, तरल संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं। तो तरल संयोजी ऊतक जो द्रव अवस्था में हो, तो अब जरा सोचिए कि आपके बॉडी के अंदर तरल अवस्था में कौन कौन से पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो सीधा सिंपल एक ही बार में नजर आएगा कि ब्लड, खून,
आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में रन करता है। तो पूरी बॉडी में जब रन करता है तो वह लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो वही तो हमारा क्या हो गया, तरल संयोजी ऊतक। अर्थात क्या, जो तरल संयोजी ऊतक होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं। एक क्या, एक तो हमारा ब्लड होता है अर्थात की रक्त, और दूसरा जो होता है हमारा रक्त आपका, वो क्या कहलाता है आपका, लसिका। क्या कहलाता है आपका, लसिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। या फिर इसे हम लोग कहते हैं उत्तक द्रव भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, उत्तक द्रव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो दो ही चीज हमारे बॉडी के अंदर आपका संयोजी उत्तक के रूप में लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक ब्लड और दूसरा हमारा लसिका। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर अगर पार्ट करें हम लोग, तो ब्लड के अंदर भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो हमें मिल जाता है प्लाज्मा, एक क्या मिल जाता है, प्लाज्मा, और दूसरे तरफ मिल जाती है हमें रक्त केशिका, रक्त कणिका, रक्त कणिका। क्लियर, दो हिस्से हो गए। प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा को कवर करता है। अब सोचिए जरा सा, 55% भाग अगर बाहर निकल गया तो हमारे पास कितना प्रतिशत भाग बच गया, सिर्फ और सिर्फ 45% भाग बचका। और 45% जो भाग है वो हमारा क्या होती है, रक्त कणिका होती है। क्लियर है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% भाग जो होता है जल होता है। 90% भाग क्या होता है हमारा, जल होता है। इसलिए सामान्य रूप से एग्जाम में सीधा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बताइए खून का द्रवीभूत भाग किस नाम से जाना जाता है। खून का द्रवित भाग किस नाम से जाना जाता है। तो द्रवित जो भाग होगा वह प्लाज्मा के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, प्लाज्मा के नाम से। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसमें 90% जल मिलेंगे, आप प्लस में 10% अन्य न्यूट्रिएंट्स वाला पदार्थ पाए जाएंगे, जिनकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ कितना प्रतिशत होगी, सिर्फ 10% होगी। तो समझ सकते हैं कि 90% जिसमें जल है तो ब्लड का मेन पार्ट तो ही कवर कर लेगा। ठीक है। तो कहा जाता है कि खून का जो द्रवित भाग है, जो ब्लड रक्त का जो द्रवित भाग है वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अलग, ये 45% रक्त कणिका की। किसके बारे में बात कर लेते हैं कि रक्त कणिका के बारे में, जिनकी मात्रा 45% है। तो इनके अंदर भी क्या होते हैं कि इनके अंदर 3 तरह के आपके रक्त कणिका मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है हमें आरबीसी, लाल रक्त कणिका। दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा जो होता है रक्त पट्टिकाणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु अर्थात की प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होता है कि इनके अंदर कलर देने के लिए एक एंजाइम से एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। और इसमें आयरन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, आयरन की। और इनका रोल मेन क्या होता है कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, यह दोनों इसका मेन रोल होता है। जिनके बॉडी के अंदर अगर आरबीसी की कमी हो गई तो हम सीधा शब्दों में कहते हैं कि उनके शरीर के अंदर खून की कमी हो गई। अगर आरबीसी की कमी हो गई तो उस रोग को हम कहते हैं अरक्तता। आरबीसी की कमी हो गई तो हम उसे क्या कहते हैं, अरक्तता कहते हैं। और ऐसा कंडीशन में जब होगा तब आपके बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट घट जाती है। मतलब क्या, आरबीसी की संख्या आपके बॉडी में घटेगी तब जाके आपका अरक्तता नामक रोग होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया कि अब आरबीसी तो हो गया कि भाई इसके अंदर आयरन की मात्रा होगी, लोहा की मात्रा होगी, तब आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा, सांसें आप प्रॉपर ले पाएंगे, शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहेगी। खून की कमी होगी, कमजोरी फील होगी या अलग अलग तरह की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद बात आती है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिका। और श्वेत रक्त कणिका आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, यह आपके बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है भाई, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट, क्या मिलेगा हमें, लिम्फोसाइट्स, और क्या मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये सभी ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके वजह से बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति अर्थात की एंटीबॉडी बनी रहती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर WBC की वजह से होती है। ठीक है, अगर आपका RBC की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में बाहर से डॉक्टर आपको आयरन की गोली देते हैं। आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिला होती है जब डॉक्टर के पास दिखाने जाती है तो डॉक्टर मेनली और कुछ प्रेस्क्राइब करे चाहे ना करे, लेकिन उसे क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, आयरन की गोली। क्योंकि आयरन की गोली अगर प्रॉपर ली जाए तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बरकरार रहे तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो होता है गर्भनाल के थ्रू से बच्चों तक प्रॉपर पहुंच पाएगा, जिनके वजह से बच्चा जो होगा हेल्दी होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आयरन की गोली दी जाती है। अगर आप बात करेंगे WBC की, तो अगर इनकी कमी हो गई तो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर एड्स की बीमारी होती है, जैसे अगर रोगों की बात कीजिएगा तो अगर एड्स की बीमारी होती है तो एड्स इस बीमारी में आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी समाप्त हो जाता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि छोटा सा घाव भी होगा, आपको छोटा सा भी अगर रोग होगा तो वो जल्दी सही नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है कि आपके लिए एंटीबॉडी जो होता है लॉस करने लगता है, और सबसे पहले वो बॉडी के अंदर आके आपके एंटीबॉडी पर ही धावा बोलता है। क्लियर है? तो ये दो पार्ट हो गए RBC WBC। इसका तीसरा पार्ट है पट्टिकानु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। और ये वास्तव में कैसे मिलता है हमें, तो ये जनरली हमें विटामिन K से प्राप्त होता है। अगर अलग से हमें चाहिए प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाना तो विटामिन K हम यूज कर ले, या फिर और विटामिन K में क्या मिलेगा, फूल गोभी में मिलेगा, फूल गोभी में मिलेगा। चलिए उसके बाद अगर बात कर ले कि और कहां से मिलेगा हमें, और इसके अलावा हम देखिए बात करें पट्टिकानु में, तो पट्टिकानु बढ़ाने के लिए आप फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कीवी का इस्तेमाल करते हैं आप। किसका इस्तेमाल करते हैं, कीवी का। ये कीवी भी आपके अंदर क्या करेगा, पट्टिकानु को बढ़ाने में मदद करता है। तो भाई पट्टिकानु आपके लिए प्लेटलेट्स इतना जरूरी क्यों है, क्यों भाई अलग से खाने की आवश्यकता पड़ रही है? दरअसल क्या करता है, प्लेटलेट्स आपके बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, बड़ा रोल करने का मतलब क्या हो जाता है कि यह आपके पर जब भी खून की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, जब कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो उस कंडीशन में ब्लड को रोकने के लिए जो ब्लड के ऊपरी भाग में जो जाल की संरचना बनाता है, वह जाल की संरचना बनाने की ड्यूटी किसकी होती है, पट्टिकानु की। अर्थात क्या कि वह तुरंत जाल बनाएगा, जितनी जल्दी जाल बनेगा उतनी जल्दी आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा कि आपका जो ब्लड ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वह कंट्रोल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब क्या कि पट्टिकानु के अंदर जो ब्लड सर्कुल आपका पट्टिकानु जो होगा ब्लड को बॉडी से बाहर निकलते समय रोकने का जिम्मेवारी किसका होगा, इसी के ऊपर होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट ज्यादा घट जाती है, आपके बॉडी के अंदर रोगों को आपका जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने की क्षमता घट जाती है। उस कंडीशन में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। यह एक अनुवांशिक रोग भी है। हीमोफीलिया क्या है, अनुवांशिक रोग है। क्लियर है आप लोग को? तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट किसके, रक्त पट्टिकानु के। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलती है, आयरन की मात्रा मिलती है। इसके अलावा सेब खा सकते हैं, इनसे भी आपको मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया हमारे क्या, ब्लड के बारे में। अर्थात ब्लड के अंदर दो पार्ट, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त पट्टिकानु। प्लाज्मा 55% हिस्से पे और रक्त पट्टिकानु कितने प्रतिशत भाग पे, 45% भाग में होती है। प्लाज्मा में क्या होता है कि 90% जल मिलेगा और 10% अन्य पदार्थ मिलेगा। ठीक है, इस वजह से खून का जो द्रवित भाग है वह क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा ही कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे रक्त पट्टिकानु की। तो इनके अंदर तीन पार्ट, RBC, WBC और आपका पट्टिकानु। एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन कॉमन पूछ लेता है, ठीक है,
कि आरबीसी की जीवन आयु कितना होती है, तो ये हो जाएगा आपका 120 दिन। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि आरबीसी की सेल बनते कहाँ पे है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीहा में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि बनता कहाँ है, तो प्लीहा में, जिसे स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इनकी आयु कितनी होती है, आरबीसी की आयु जो होती है 120 दिन की होती है, मतलब 120 दिन में ये अणु खत्म हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को ये, तो ये थे हमारे ब्लड। अब जानना हम लोग को लसिका के बारे में, किसके बारे में जानना है, लसिका के बारे में। ये सारे चीज जितने भी थे हमारे बॉडी के अंदर नलियों में घूम रहे थे, लेकिन लसिका जो होता है इसको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की वाहिनी नहीं पाई जाती है। अर्थात क्या, इनको ले जाने के लिए लसिका जो होती है यह वाहिनी विहीन द्रव है। क्या है, पहला नंबर वाहिनी विहीन द्रव है, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि आरबीसी का कलर कैसा होगा, रेड होगा, अर्थात कि लाल होगा, और डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, अर्थात कि उजला। और जो पट्टिकाणु है यह कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अब क्या आता है कि लसिका में क्या होता है, वाहिनी विहीन द्रव है, मतलब इसको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका नहीं मिलेगी आपको, किसी प्रकार की नलिका या नली आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर। दूसरा बात क्या होता है कि यह रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव है। क्लियर है। तीसरा अगर बात कीजिएगा तो यह ऊतकों से सीधा प्रवाहित होता है, ऊतकों में सीधे रूप में प्रवाहित होता है, ठीक है। क्लियर आप लोग को। तो ये सारी चीजें हैं किनके अंदर, ये सारी चीजें हमारे लसिका के अंदर अर्थात कि लिम्फ के अंदर हमें देखने को मिलेगी। बोलिए क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या कि ब्लड और लसिका में यही डिफरेंस है कि इसको ले जाने के लिए क्या होगा, नलिका नहीं पाई जाएगी, लेकिन ब्लड नलिकाओं में जाती है। यह क्या होगा, रंगहीन होगा, इनका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, लेकिन इसको ले जाने के लिए क्या होते हैं, स्पेशल कलर होते हैं। आरबीसी रेड में, आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट में, और प्लेटलेट जो होगा वो आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। उसके बाद क्या, यह ऊतकों में सीधे रूप में बहती है, लेकिन इनको ले जाने के लिए क्या होता है, इनको ले जाने के लिए प्रॉपर आपका नली पाई जाती है, धमनी और सीरा, उसके माध्यम से पूरे बॉडी में क्या करता है, मूव करता है। क्लियर है आप लोग को। बोलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में आगे। तो ये हमारे थे संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक और आपका अस्थि, ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या जानना है, अब हम लोग को जानना है पेशी ऊतक के बारे में, ठीक है। पेशी ऊतक के बारे में जानना है कि हमारे बॉडी के अंदर पेशियां अर्थात मसल्स कितने तरह के होते हैं और ये मसल्स कितने रूप में आपके कार्य करते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंदर हम देखेंगे किसके बारे में, पेशी ऊतक के बारे में। तो पेशी ऊतक हमारा क्या है, पेशी ऊतक, पेशी के ऊतक का मतलब क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनके अंदर मांसपेशियां पाई जाती, पेशी पाई जाती है, वह भी आपका किस रूप में काम करता है आपके बॉडी के अंदर, उनके बारे में आपको जानना है। तो पेशी ऊतक अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से आपको कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन, एक होती है अनैच्छिक गति वाली, अनैच्छिक गति करने वाली पेशी, एक होती है आपकी ऐच्छिक गति करने वाली पेशी, और एक होती है आपकी अर्ध पेशी। मतलब जो आपके बॉडी के हार्ट में पाया जाता है वो हार्ट पेशी। क्लियर है। तो आपको कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट होंगे, एक अनैच्छिक गति करने वाली, एक ऐच्छिक गति करने वाली, और एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका हार्ट पेशी, माने जिससे आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाए, बॉडी के अंदर आपका जो हार्ट है वह किस रूप में मूव करेगा उसके लिए। इसका दूसरा नाम भी है अनैच्छिक है, तो इसे अरेखित भी कहते हैं, अरेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं, और अनैच्छिक को हम रेखित भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेखित पेशी भी कहते हैं। क्लियर है आप लोग को। यानी 2 प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार हो गए, अनैच्छिक, ऐच्छिक
और हार्ट पेशी यानी कि हार्ट के अंदर पाए जाने वाले पेशी ऊतक। अब पहले हम लोग बात करेंगे अनैच्छिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनैच्छिक गति के बारे में। तो अनैच्छिक गति का मतलब क्या हो गया? जो आपके इच्छा के अनुकूल काम नहीं करता है। जैसे क्या होती है, आंख की पलक झपकती है, तो क्या आपको पता चलता है कि आंख की पलक कब झपक रही है? जब मालूम चलता है, जब भोजन का पाचन होता है, तो क्या आपको समझ में आता है कि पाचन कब हो रहा है, कब भोजन अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ पता चलता है। ब्लड के अंदर जब सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो क्या इनकी जानकारी आपको मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर जब कोई भी काम आपके इच्छा के अनुरूप न हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनैच्छिक गति। उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक गति कहेंगे, जो आपके इच्छा के अनुसार कार्य न करे। ठीक है, तो इनके अंदर रेसे होते हैं, इनको कार्य करने के लिए इनमें रेसे पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? रेसा पाया जाता है। और रेसा की अगर लंबाई की बात कीजिएगा तो 15 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। 15 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। अगर इसकी व्यास की बात कीजिएगा अर्थात चौड़ाई की बात कीजिएगा तो वह 8 से 10 माइक्रोमीटर मिलेगी आपको। 8 से 10 माइक्रोमीटर की मिलेगी। क्लियर है? अर्थात अनैच्छिक गति की आपकी जो अगर देखेंगे तो 15 से 20 मीटर लंबी मिलेगी, हमें लंबी मिलेगी, और व्यास की पीजिएगा तो 8 से 10 माइक्रोमीटर की होगी। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर कहां पे कार्य करेगा? तो हमारे बॉडी के अंदर जो आपका ओसोफेगस है, आहार नाल में मिलेगा, हमें आहार नाल वाले भाग पे काम करेगा। ठीक है, और आहार नाल के अलावा और कहां मिलेगा? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें मिलेगा, हमें ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा हमें। ये इन सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर बात कीजिएगा इनकी कोशिकाओं का, तो कोशिका के बीच में इनकी आपका गोलाकार केंद्रक होता है। गोला क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, मतलब गोल केंद्रक होगा आपका। तो क्या होगा इसमें? आपका ये गोला केंद्रक होता है, और गोला केंद्रक के चारों तरफ ये जो केंद्रक होगा, केंद्रक के चारों तरफ जो ये द्रव पाए जाएंगे, जिसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? सार्कोप्लाज्म। क्लियर? तो क्या हो गया? सार्कोप्लाज्म हो गया, गोला केंद्रक हो गया। ये सारे चीज आपको देखने को इसमें मिलेगा। किसमें? अनैच्छिक गति में। यह ब्लड सर्कुलेशन आहार नाल में, या इसके अलावा अमाशय के अंदर जो क्रमाकुंचन होता है ना, जो क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, यह भी क्रमाकुंचन की क्रिया किस कैटेगरी में आएगी? अनैच्छिक गति में। मतलब वो सारी क्रियाएं जो बॉडी के अंदर हो रही है लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएंगी, शामिल होंगी। क्लियर है आप लोग को? अब देखिए उसके आगे की बात अगर देखते हैं तो आगे की बात हमारा क्या करता है कि ऐच्छिक गति की बात करता है। किसके बारे में? ऐच्छिक गति के बारे में। तो ऐच्छिक गति के अंतर्गत को क्या आएगा आपका कि वैसी क्रिया है जो आपके इच्छा के अनुसार हो, जो आपके इच्छा के अनुसार हो, इच्छा के अनुसार हो। क्लियर? इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? इनके अंदर आपको चपटी आपको केंद्रक मिलेगी। क्लियर है? इसके अंदर रेसा मिलेगा, और रेसा की अगर लंबाई कीजिएगा तो लंबाई 1 माइक्रोमीटर से लेके आपका लगभग 40 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलेगा। अगर रेसा की अगर व्यास की बात कीजिएगा, अगर इसके रेसा के व्यास की बात कीजिएगा तो ये कितना से देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा 30 से 80 माइक्रोमीटर तक का। 30 माइक्रोमीटर से 80 माइक्रोमीटर तक का इसका व्यास देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये जो इनके अंदर रेसा जो फाइबर होता है ना, इस रेसा के ऊपर भी आपका क्या होता है? लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पूरा कॉम्पैक्ट आपका जो अनैच्छिक गति करने वाला जो रेखित पेशी है, उनके ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। देखिए ध्यान से, समझिए जरा से इसका फोटो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ऐच्छिक गति वाला लेयर। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये हमारा हो गया सार्कोलेमा। क्या हो गया? सार्कोलेमा।
ठीक है, बीच वाला ये हिस्सा हो गया हमारा केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर ये सभी हो गया हमारे डार्क पार्ट। ठीक है, डार्क पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, जो रेशा होगा, ध्यान समझिएगा, ये रेशा होगा, ये रेशा है, और इस रेशा के ऊपर, इस रेशा के ऊपर एक लेयर होगी जिसे हम कहते हैं इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम, क्लियर है। अब क्या होगी, रेशा जो मिलेगी वह 2-3 रेशा आपस में मिलकर फेविक्विल बनाएगी। ये रेशा है, ये भी रेशा है, ये भी रेशा है, ये सभी मिलकर क्या बना ली, फेविक्विल बना ली। इन सभी के ऊपर बाहर वाला कवर है, और सब मिला के एक बाहर वाला कवर होगा, मेन कवर, जो पूरा एक साथ जो स्ट्रक्चर मिल गया, इसे हम कहते हैं फेविक्विल। क्या कहते हैं इसे, फेविक्विल। ठीक है, अब फेविक्विल के जो बाहर जो कवर होगा, इसे कहेंगे मेसोमाइसियम। मेसोमाइसियम, क्लियर। अब क्या होगा कि फेविक्विल का गठबंधन होगा, बहुत सारे फेविक्विल एक साथ मिलेंगे। एक फेविक्विल, दूसरा ये वाला हो गया, दूसरा ए फेविक्विल हो गया, इसके ऊपर कवर है आपका, इसके ऊपर भी कवर है आपका। तो ये फेविक्विल के अब 2-3 फेविक्विल बन गए। अब दोनों तीनों फेविक्विल मिलकर बाहरी कवर बनाए, इन सब का पूरा का एक बाहरी कवर, ऐसे बाहरी लेयर बना। तो बाहरी लेयर बना तो क्या हो गया, ये आपका मेसोमाइसियम था और यहाँ पे इंडोमाइसियम था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेसोमाइसियम, इंडोमाइसियम, और एक होता है आपका, एक और होता है आपका जिसे हम कहते हैं इंडोमाइसियम। इसे क्या कहेंगे, इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम तो ये हो गया आपका। एक और होता है उसका नाम, उसे हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। तो 3 लेयर मिलेंगे, मेसोमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम। क्लियर है। इन 3 लेयरों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, पूरा का पूरा हमारा रेखित पेशी बनेगा। सबसे ऊपर इसका सार्कोलेमा होगा जो इसको कवर करके रखेगा, और बीच में यहाँ पे जो आपका डार्क पार्ट है, यह आपका घना घना जो पार्ट मिलेगा, इसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और ये जो अंदर वाला रेशा मिलेगा, रेशा के ऊपर एंडोमाइसियम, उसके बाद फेविक्विल, उसके ऊपर मेसोमाइसियम, और पूरा के ऊपर जो कवर होगा पेरीमाइसियम। यह कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के तैयार किसका हो गया हमारा, यह जो लेयर बना, यह हमारा ऐच्छिक गति करने वाली ऐच्छिक पेशी का फोटो बन के तैयार हो गया। क्लियर है आप लोग को। अगर क्लियर है तो लास्ट जान लीजिए इसका कौन सा, इसका आखिरी है आपका हर्ट पेशी, यानी जिनसे आपके बॉडी के अंदर हार्ट बीट काम करेगा। ठीक है, तो हार्ट पेशी के अंदर क्या करेगी कि इसके अंदर लेयर ही एक अलग होता है, सबसे हट के लेयर होगा। इनकी जो लंबाई होगी, इनके अंदर जो रेशा होगा, इस रेशा की लंबाई जो होगी, इनके अंदर रेशा पाया जाएगा, और रेशा की जो लंबाई की अगर बात कीजिएगा तो 60 से 80 माइक्रोमीटर की लंबाई होगी। अगर व्यास की बात कीजिएगा तो व्यास लगभग कितना मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर मिलेगा व्यास 10 से 20 माइक्रोमीटर की, 10 से 20 माइक्रोमीटर की। क्लियर है। इनका रोल क्या होगा, हृदय की आपकी जो संकुचन होना और फैलना, इनमें मदद करेगा। हालांकि जो हार्ट पेशी है, जो हार्ट वाला पेशी है, ये एक प्रकार का अनैच्छिक गति है, लेकिन इसके अंदर 2 ही काम होता है कि संकुचन और दूसरा क्या आपका प्रसरण। संकुचन और प्रसरण 2 ही काम इसके अंदर होता है, इसलिए इनका पेशी जो होगा थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा पेशी ऊतक था। आशा फ्रेंड्स पेशी ऊतक आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग जानेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में, उसके बाद अंग तंत्र के बारे में जानकर, और हम लोग क्या करेंगे, जीवों की आपका इंडिविजुअल बारे में जानना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक जीव के बारे में आपका क्वेश्चन पूछेगा जिनका स्ट्रक्चर के साथ पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे आपसे केचुआ का पूछ ले, ज्यादातर एग्जाम में केचुआ का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अर्थवर्म के स्ट्रक्चर के साथ उनके बॉडी पार्ट्स को दिखाना होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।